बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो ग्रुप थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स हैं उनके ऑक्साइड के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम स्पेशली इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे कि आपके पास जो पीरियड थर्ड के एलिमेंट है इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड क्या है। तो इसको पढ़ने से पहले सबसे पहले हम ऑक्साइड को जानने की कोशिश करेंगे और उसके बाद फिर हमारे पास थर्ड पीरियड के अंदर जो ऑक्साइड्स हैं विद रिस्पेक्ट टू बॉन्डिंग उनका नेचर क्या है, मतलब उन ऑक्साइड के अंदर कौन से बॉन्ड पाए जाते हैं। ठीक है, आयनिक ऑक्साइड हैं, ठीक है, मतलब आयनिक बॉन्ड में पाया जाता है या फिर आपके पास कोवेलेंट ऑक्साइड है, क्या है, उस नेचर को हम देखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम कोशिश करते हैं कि भाई ये ऑक्साइड्स क्या होते हैं। ठीक है, तो ऑक्साइड्स आपके पास क्या है, बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन विद अदर एलिमेंट, बाइनरी compounds of oxygen with other elements। अगर हम आसान अल्फाज में और सिंपल अल्फाज में बोले तो जब भी आपके पास ऑक्सीजन किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन होता है तो जो रिजल्टिंग कंपाउंड है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्साइड बोलते हैं। जैसे कि आपके पास ये E जो है वो कोई भी एलिमेंट है, जब इसके साथ ऑक्सीजन को जोड़ देंगे तो अब ये जो आपके पास ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ जो एलिमेंट है, जो कंपाउंड बनेगा, इसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्साइड बोलेंगे। तो सिंपल सी बात हुई कि जब भी आपके पास ऑक्सीजन किसी दूसरे एटम या एलिमेंट के साथ जुड़ जाएगा, कंबाइन कर जाएगा, तो इस ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे, ऑक्साइड्स बोलेंगे। अब हमने जो ऑक्साइड्स पढ़ने हैं विद रिस्पेक्ट टू ग्रुप थर्ड पढ़ने हैं, तो उसका भी हमने मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड देखना है। तो सबसे पहले हम थर्ड एलिमेंट के ऑक्साइड को लिखते हैं कि यहाँ पर आपके पास कौन कौन से ऑक्साइड होंगे और उसके बाद फिर हम उसके अंदर कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, इस बात को हम देखेंगे। तो अगर हम देखें तो आपके पास थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट है वो आपके पास है सोडियम, उसके बाद मैग्नीशियम, फिर आपके पास एल्यूमिनियम, फिर आपके पास सिलिकॉन, फिर आपके पास फास्फोरस, फिर आपके पास सल्फर और फिर आपके पास क्लोरीन। आगे आर्गन है, लेकिन आर्गन चूंकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, वो नोबल गैसेस से बिलोंग करता है, वो नोबल ग्रुप से बिलोंग करता है, तो लिहाजा वो कोई ऑक्साइड या वो कोई कंपाउंड नहीं बनाएगा। तो लिहाजा ये कंपाउंड बनाएंगे ऑक्सीजन के साथ। तो सोडियम का हम देखेंगे Na2O सोडियम पर ऑक्साइड बनाएगा। इसी तरह से आपके पास मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। इसी तरह से आपके पास Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड या एल्युमिनियम ट्राइऑक्साइड बन जाएगा। इसी तरह से आपके पास SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड बन जाएगा। इसी तरह से फास्फोरस के दो किस्म के ऑक्साइड होंगे, एक वो होगा जिसमें फास्फोरस की जो आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 होगी और एक वो होगा जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फास्फोरस +5 है। तो मतलब P4O10 को अगर हम देखते हैं तो आपके पास ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला है, ठीक है ना। इसी तरह से P4O10, इसी तरह से आपके पास क्या बनेगा, इसका दूसरा ऑक्साइड P4O6 बनेगा। इसी तरह से अगर हम सल्फर की बात करते हैं तो सल्फर की आपके पास दो किस्म के ऑक्साइड बनेंगे, SO3 बनेगा आपके पास और आपके पास SO2 बनेगा। इसी तरह से क्लोरीन के भी दो किस्म के ऑक्साइड बनेंगे, और भी हैं लेकिन हम दो किस्म की बात करेंगे, Cl2O7, इसी तरह से आपके पास Cl2O बन जाएगा। मतलब ये वाले जो आपके पास ऑक्साइड्स हैं ना फास्फोरस के, जिसमें फास्फोरस ने अपने सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन को बॉन्डिंग में यूटिलाइज किया है। इसी तरह से सल्फर ने अपने सारे इलेक्ट्रॉन को बॉन्डिंग में यूटिलाइज कर दिया है। इसी तरह से क्लोरीन ने भी अपने 7 के 7 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में यूटिलाइज कर दिया है। तो मतलब ये आपके पास हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाले ऑक्साइड्स हैं, ठीक है ना, और ये आपके पास लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले ऑक्साइड हैं ये। तो सबसे पहले हम सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड को देखते हैं। तो यहाँ पर ये जो ऑक्साइड है बेसिकली ये तीनों आपके पास क्या है, मेटल्स हैं। सोडियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम ये मेटल है। चूंकि मेटल के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो इस वजह से इनको हम क्या बोलेंगे, मेटल ऑक्साइड बोलेंगे। इनको हम क्या बोलेंगे, मेटल ऑक्साइड बोलेंगे। मतलब ये हुआ कि इनमें से एक एलिमेंट मेटल का है और आपके पास एक ऑक्सीजन का है, तो मेटल और ऑक्सीजन की कॉम्बिनेशन से जो ऑक्साइड बनेगा इसको हम क्या बोलेंगे, मेटल ऑक्साइड बोलेंगे। अब ये जो आपके पास मेटल ऑक्साइड है इसके अंदर बॉन्ड कौन सा पाया जाता है, किस किस्म का बॉन्ड पाया जाता है। तो याद रखना आपके पास ये मेटल ऑक्साइड है तो इसमें एक मेटल का एलिमेंट है, एक आपके पास नॉन मेटल है।
तो ये बात याद रखिएगा, जब भी आपके पास नॉन मेटल और आपके पास मेटल के दरमियान में जो बॉन्ड बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, मेटल और नॉन मेटल के दरमियान में जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा होता है, आयनिक बॉन्ड होता है। क्यों आयनिक होता है, क्योंकि नॉन मेटल आपके पास क्या होती है, इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होती है। ये इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, मतलब गेन करना पसंद करते हैं। इसी तरह से जो नॉन मेटल है आपके, जो मेटल है आपके पास, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, और मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव होने की वजह से क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लॉस कर देते हैं। तो जब भी आपके पास इलेक्ट्रॉन की लॉस और इलेक्ट्रॉन की गेन से जो बॉन्ड बनता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि जो मेटल और नॉन मेटल के दरमियान में बॉन्ड होता है वो आपके पास क्या होता है, आयनिक बॉन्ड होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सोडियम ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्सीजन और ये जो आपके पास एलिमेंट्स हैं, इनके दरमियान में ये जो बॉन्ड है आपके पास, ये क्या होता है, कोवलेंट होता है। इसमें आयनिक होता है, इसमें कोवलेंट नेचर भी होता है। हम बाद में मेल्टिंग पॉइंट में हम इसको एक्सप्लेन भी कर देंगे। इसके बाद अगर हम यहां जाते हैं तो यहां से हमें पता चला कि जो मेटल ऑक्साइड है इनके दरमियान में आपके पास कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, आयनिक बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है, इनमें कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, आयनिक बॉन्ड पाया जाता है। तो आयनिक बॉन्ड याद रखना, ये आपके पास सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। आयनिक बॉन्ड आपके पास क्या होता है, सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। तो ये बात यहां तक याद रखिएगा। इसके बाद अगर हम सिलिकॉन डाइऑक्साइड को देखते हैं तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड आपके पास क्या बनाता है, जेंट कोवलेंट स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है ना, मतलब ये आपके पास बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बनता है। तो इसके अंदर कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है ना, अगर मैं बोलूं तो ये आपके पास सिंपल अगर बात करें तो ये आपके पास कोवलेंट नेटवर्क होता है। ठीक है, आपके पास क्या होता है, कोवलेंट नेटवर्क होता है। अब अगर कोवलेंट नेटवर्क है तो इसका मतलब सिलिकॉन और ऑक्सीजन कनेक्टेड है। तो सिलिकॉन और ऑक्सीजन के दरमियान में आपके पास इस तरह के बहुत सारे बॉन्ड होंगे 3 डायमेंशन। ठीक है ना, मतलब SiO2, तो आपके पास चारों तरफ से ये एक दूसरे के साथ अटैच हैं। तो इस तरह से बन जाएगा आपके पास SiO, फिर आपके पास O, फिर आपके पास O, फिर आपके पास क्या बन जाएगा, Si। ठीक है, इस तरह से आपके पास बहुत बड़ा नेटवर्क बन जाएगा। तो सिलिकॉन और ऑक्सीजन का 3 डायमेंशनल कोवलेंट नेटवर्क होगा। तो जब भी हमें क्या करना है, इसको मेल्ट या बॉयल करना हो तो हमें इन बॉन्ड्स को हमें तोड़ना पड़ेगा, जो कि बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो हम क्या करेंगे फिर, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपके पास जेंट कोवलेंट स्ट्रक्चर है इसके अंदर कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है, लिहाजा कोवलेंट बॉन्ड को भी तोड़ना इतना आसान नहीं होता। तो अभी तक ये जाना हमने कि इनके अंदर आयनिक बॉन्ड पाया जाता है, इनके अंदर आपके पास कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है। और यहां पर अगर हम बात करते हैं तो ये आपके पास सारे नॉन मेटल हैं और नॉन मेटल के साथ ऑक्सीजन कनेक्टेड है, तो लिहाजा इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन मेटल ऑक्साइड बोलेंगे। इनको हम क्या बोलेंगे, नॉन मेटल ऑक्साइड। लेकिन याद रखिएगा कि ये आपके पास जितने भी होते हैं ऑक्साइड, ये सिंपल मॉलिक्यूल की फॉर्म में होते हैं, तो लिहाजा इसको हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर ऑक्साइड भी बोल देते हैं। ठीक है, ये आपके पास क्या है, मॉलिक्यूलर ऑक्साइड है। अब आपको पता है कि मॉलिक्यूल के दरमियान में कौन सी फोर्सेस पाई जाती हैं, आपके पास इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस पाई जाती हैं। ठीक है ना, जो कि आपके पास वंडरवाल फोर्सेस हैं, वंडरवाल फोर्सेस हैं। और ये वंडरवाल फोर्सेस आपके पास क्या होती हैं, वीक होती है। चाहे वो आपके पास डायपोल डायपोल फोर्स हो, चाहे लंडन डिस्पर्जन फोर्स हो, चाहे हाइड्रोजन बॉन्ड हो, जो भी आपके पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आए, जो भी वंडरवाल फोर्स इसमें आए, तो वो इन बॉन्ड्स के कंपैरिजन में क्या होती है, वीक होती है। तो यहां पर हमें पता चला कि भाई सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग आपके पास ये बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है। तो उसके बाद फिर कोवलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है और आपके पास वंडरवाल फोर्सेस सबसे वीक होती है। तो इस बॉन्ड की स्ट्रेंथ से हम अंदाजा लगा सकते हैं। मैंने उस दिन भी आपको पढ़ाया था मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, वो टेम्परेचर जिस पर आपके पास कोई सॉलिड मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। इसी तरह से आपके पास बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जिस पर कोई लिक्विड आपके पास बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है। तो मतलब ये हुआ कि किसी चीज को मेल्ट करने के लिए उसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस या बॉन्ड्स को ब्रेक करना पड़ता है। इसी तरह से किसी चीज को बॉयल करने के लिए भी उसका मेल्टिंग
उसका बॉयल करने के लिए इसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस या बॉन्ड्स को ब्रेक करने पड़ते हैं। तो अब यहां पर इनके दरमियान में बॉन्ड्स हैं और इनको ब्रेक करना है। तो जब ब्रेक करना है और इनमें आयनिक बॉन्ड है और आयनिक बॉन्ड आपके पास सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, तो लिहाजा जब बॉन्ड स्ट्रांग है तो ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, ज्यादा एनर्जी देनी हमें पड़ेगी। तो लिहाजा इनका जो आपके पास मेल्टिंग पॉइंट है या आपके पास जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होगा, आपके पास हाई होगा। ठीक है, ड्यू टू स्ट्रांग आयनिक बॉन्ड जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। इनमें भी बातें हैं, हम उसको कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ आते हैं तो यहाँ पर आपके पास कोवेलेंट नेटवर्क है, तो इसमें कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है। अब कोवेलेंट बॉन्ड इनके कंपैरिजन में तो वीक है लेकिन इनके कंपैरिजन में स्ट्रांग है, लिहाजा ये भी आपके पास क्या शो करते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट शो करेंगे, लेकिन इनके कंपैरिजन में लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा इनका। ठीक है ना। इसी तरह से अगर हम वंडर वाल फोर्सेस की बात करते हैं नॉन मेटल ऑक्साइड के अंदर या सिंपल मॉलिक्यूलर ऑक्साइड के अंदर, तो इनके दरमियान में वीक फोर्सेस पाई जाती हैं। अब जाहिर बात है वीक फोर्सेस हैं तो ये तोड़ना आसान है, तो अगर तोड़ना आसान है तो हमें कम एनर्जी देनी पड़ेगी। तो कम एनर्जी का मतलब कम मेल्टिंग पॉइंट, कम बॉइलिंग पॉइंट, तो मतलब ये होगा इनका लो मेल्टिंग पॉइंट होगा और आपके पास लो बॉइलिंग पॉइंट होगा। ठीक है ना, लो मेल्टिंग पॉइंट और लो बॉइलिंग पॉइंट। किस वजह से, क्योंकि इनके अंदर आपके पास क्या पाई जाती हैं, वीक वंडर वाल फोर्सेस पाई जाती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आपके पास जनरली जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो आपके पास डिक्रीज होता है पीरियड थर्ड के अंदर। लेकिन याद रखिएगा ये एक जनरल ट्रेंड है। ठीक है, मतलब लेफ्ट टू राइट अगर हम जाते हैं तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है क्योंकि स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड वीक होता जाता है। तो यहाँ पर आयनिक बॉन्ड है जो कि स्ट्रांग है तो ज्यादा एनर्जी लगेगी, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। इधर आपके पास कोवेलेंट बॉन्ड है तो इसके कंपैरिजन में वीक है तो लिहाजा इसे थोड़ी कम एनर्जी चाहिए। फिर यहाँ पर हम जाते हैं तो यहाँ पर मॉलिक्यूलर ऑक्साइड है तो इनको तोड़ना तो बहुत आसान है क्योंकि इसमें वीक वंडर वाल फोर्सेस पाई जाती हैं, तो लिहाजा इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इन दोनों के कंपैरिजन में कम होगा। तो जनरली हमें क्या पता चला कि जब हम लेफ्ट टू राइट गए तो आपके पास जो मेल्टिंग पॉइंट है और जो आपके पास बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या हो रहा है, जनरली डिक्रीज हो रहा है, जनरली डिक्रीज हो रहा है। लेकिन कोई ये रेगुलर ट्रेंड नहीं है, कहीं पर आपके पास एक्सेप्शन भी है, इरेगुलरिटी भी आती है, तो हम इसको देख लेते हैं। तो ये जनरल ट्रेंड इसका बन गया। अब अगर हम यहां पर देखते हैं आपके पास ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है, मतलब देखिए सोडियम ऑक्साइड का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम है, फिर उससे मैग्नीशियम ऑक्साइड का ज्यादा है और फिर आपके पास एल्युमिनियम ऑक्साइड का इससे कम है और फिर यहां पर आप इससे इसका और भी कम हो जाता है और इनका बहुत कम हो जाता है। ये तो अभी मैंने आपको बताया था। लेकिन बात यह है कि सोडियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड को कंपेयर किया जाए तो जो आपके पास मैग्नीशियम का ऑक्साइड है इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट सोडियम के ऑक्साइड से क्या होता है, ज्यादा होता है। अब ऐसा क्यों है, पहले हम इस बात को देखेंगे फिर हम इन दोनों की कंपैरिजन की बात करेंगे। ऐसा क्यों है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट सोडियम ऑक्साइड से क्यों ज्यादा है। अब अगर आप लोग देखें तो आपके पास सोडियम फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करता है, तो लिहाजा ये जब भी आपके पास बॉन्ड बनाएगा तो आपके पास एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके बॉन्ड बनाएगा। ठीक है ना। अब आपके पास ऑक्सीजन है तो ये जो सोडियम +1 है इसके 2 एटम्स होंगे, Na2 2 एटम्स हैं और ये आपके पास 2 एटम क्या करेंगे, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर जाएंगे। ये आपके पास आ गया ऑक्सीजन -2 की फॉर्म में और यहाँ पर आपके पास Na+ है और आपके पास क्या है, Na+ है। तो ये पॉजिटिव आयन है, ये नेगेटिव आयन है, ये पॉजिटिव आयन है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के दरमियान में आपके पास क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या होता है आपके पास, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, मतलब सिंपली अगर हम बोले तो आपके पास आयनिक बॉन्ड है। ठीक है, अगर हम मैग्नीशियम की बात करते हैं तो मैग्नीशियम को अगर आप लोग देखें तो ये आपके पास क्या करता है, सेकंड ग्रुप से बिलोंग करता है, तो लिहाजा ये क्या कर सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है, Mg+2 बनाएगा विद द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या करेगा, आपके पास ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन -2 की फॉर्म में आएगा और Mg+2 के साथ जुड़ जाएगा। ठीक है ना। अब यहां पर भी आपके पास ये नेगेटिव आयन है और ये आपके पास पॉजिटिव आयन है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव आयन के दरमियान में आपके पास क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और इसी को हम क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। तो भाई अब आपके पास सोडियम ऑक्साइड में भी आयनिक बॉन्ड है और मैग्नीशियम ऑक्साइड में भी आयनिक बॉन्ड है, तो फिर इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट सोडियम ऑक्साइड से ज्यादा क्यों है या सोडियम पर ऑक्साइड से ज्यादा क्यों है। इसकी रीजन ये है कि यहाँ पर मैग्नीशियम के ऊपर +2 का चार्ज है। ठीक है ना। तो जो आपके पास
एनिक बॉन्ड है उसकी स्ट्रेंथ आपके पास चार्ज के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब जितना चार्ज ज्यादा होगा दो चार्जेस के दरमियान में, ठीक है, चार्जेस का प्रोडक्ट ज्यादा होगा तो कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतनी ज्यादा होगी। जैसे हमने कहा था K इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर, Q1 Q2 मतलब जो आपके पास चार्जेस हैं वो बढ़ रहे हैं। यहाँ पर एक मैग्नीशियम के ऊपर +2 का चार्ज है तो वो स्ट्रांगली क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन इस नेगेटिव आयन को अट्रैक्ट करेगा। लेकिन यहाँ पर आपके पास क्या करता है, एक सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है और ऑक्सीजन के साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप करता है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड के अंदर आयनिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है, जबकि आपके पास सोडियम ऑक्साइड में आपके पास आयनिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ आपके पास कम है, जिसकी वजह से मैग्नीशियम ऑक्साइड का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट सोडियम पर ऑक्साइड या सोडियम ऑक्साइड के कंपैरिजन में क्या होगा, ज्यादा होगा। लेकिन अब यहां पर जब हम जाते हैं एल्युमिनियम ट्राइऑक्साइड के केस में, तो यहां पर तो आपके पास एक एल्युमिनियम का क्या कर सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करके Al+3 बना सकता है। इधर तो बहुत ज्यादा चार्ज है, ठीक है ना, एक एल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करके Al+3 बना सकता है। तो जब +3 बना सकता है तो इसका मतलब ये हुआ कि Al+3 के ऊपर चार्ज डेंसिटी तो और भी ज्यादा है, तो लिहाजा इसको तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाना चाहिए। लेकिन ऑलरेडी फजान रूल हम आगे पढ़ेंगे कि जब आपके पास किसी चार्ज के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा हो तो वो साथ वाले आयन से इलेक्ट्रॉन को इतना स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है और उसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाता है। तो अब ये जो आपके पास Al2O3 है इसके अंदर क्या आ चुका है, कोवेलेंट कैरेक्टर आ चुका है, कोवेलेंट कैरेक्टर। क्योंकि आपके पास एल्युमिनियम के ऊपर चार्ज ज्यादा है तो ये क्या करेगा, दूसरे से इलेक्ट्रॉन को इतना ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा, उसको इतना ज्यादा पोलराइज करेगा कि शेयर लाइक सिचुएशन डेवलप होगी, तो इसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाएगा। तो अब यहां पर आकर इसको ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन यहां पर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट गिर जाता है। किस वजह से, क्योंकि इसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाता है। अब इस जो कोवेलेंट कैरेक्टर है और कुछ आयनिक कैरेक्टर भी है, इधर जाते हैं तो आपके पास यहाँ पर है ही आपके पास कोवेलेंट बॉन्ड है, तो लिहाजा इसके कंपैरिजन में ये थोड़ा और आ जाएगा नीचे। फिर यहां पर हम इनकी बात करते हैं, ये तो आपके पास जस्ट मॉलिक्यूलर ऑक्साइड्स हैं, इनके अंदर तो वीक वंडर वाल फोर्सेस पाई जाती हैं, लिहाजा इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट तो सबसे ज्यादा लो होगा। अब हम इन्हीं ट्रेंड को एक रफ सा ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ के जरिए से समझने की कोशिश करते हैं ताकि ये चीज और भी जरा क्लियर हो जाए। तो मैंने आपको अभी ये कहा कि आपके पास सोडियम है, सोडियम के बाद आपके पास क्या आ रहा है, Na2O, ठीक है, सोडियम पर ऑक्साइड। इधर हम जाते हैं तो आपके पास मैग्नीशियम ऑक्साइड आ जाता है, इसका सोडियम से मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट मैग्नीशियम का ज्यादा है। फिर आपके पास एल्युमिनियम का ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन एल्युमिनियम का क्या हो जाता है, नीचे आ जाता है, ड्रॉप हो जाता है, ठीक है, एल्युमिनियम की क्या हो जाता है, ड्रॉप हो जाता है। आपके पास Al2O3 क्यों ड्रॉप होता है, क्योंकि इसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर आता था। और फिर हम इधर जाते हैं SiO2 में, इससे भी थोड़ा कम है SiO2। फिर हम P4O10 में जाते हैं तो आपके पास यहां पर और भी क्या हो जाता है, ठीक है, इनमें और भी कम हो जाता है। फिर जब हम SO3 में जाते हैं तो आपके पास इसमें और भी कम हो जाता है, और जब हम Cl2O7 में जाते हैं तो यहां पर और भी कम हो जाता है। तो मतलब आप लोग देखते हैं कि यहाँ पर पहले आपके पास मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है, फिर उसके बाद आपके पास क्या होना शुरू हो जाता है, डिक्रीज होना शुरू। तो बिल्कुल रेगुलर ट्रेंड नहीं है, यहाँ पर आपके पास क्या होता है, फर्क पड़ जाता है, उसके बाद फिर से ऐसा ऐसा डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये था आपके पास जो थर्ड पीरियड के एलिमेंट है, इसका जो ऑक्साइड, इनके जो ऑक्साइड है इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड था। तो सबसे पहले हमने ऑक्साइड्स को देखा कि आपके पास ऑक्साइड्स क्या होते हैं, बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन विद अदर एलिमेंट्स आर कॉल्ड ऑक्साइड। फिर हमने ऑक्साइड का नेचर देखा थर्ड पीरियड के अंदर। पहले 3 को हमने देखा, ये मेटालिक ऑक्साइड थे, ये कोवेलेंट था, और ये आपके पास सिंपल मॉलिक्यूलर ऑक्साइड थे। इनके अंदर आयनिक बॉन्ड पाया जाता है, इसके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड था, और इनके अंदर आपके पास वीक वंडर वाल फोर्सेस थी। अब इनमें जो मेटालिक ऑक्साइड है इनके अंदर आयनिक बॉन्ड था जो कि स्ट्रेंथ में ज्यादा होता है, तो लिहाजा इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। इसके बाद कोवेलेंट का ज्यादा होता है, और वीक वंडर वाल फोर्सेस या मॉलिक्यूलर ऑक्साइड जो होते हैं उनका सबसे ज्यादा वीक होता है। फिर हमने यहाँ पर ये बात की कि भाई सोडियम से मैग्नीशियम में जाते हुए इंक्रीज आ जाता है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया। क्यों इंक्रीज होता है, क्योंकि यहाँ पर सोडियम
के ऊपर चार्ज कम है तो ये वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगा एज कंपेयर टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड में क्या होता है, मैग्नीशियम के ऊपर +2 का चार्ज आता है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से आपके पास इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। फिर हम इधर जाते हैं तो एक्सपेक्टेशन के मुताबिक इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन कम इसलिए हुआ है क्योंकि एल्युमिनियम के ऊपर चार्ज की डेंसिटी बहुत ज्यादा होने की वजह से कोवेलेंट कैरेक्टर इसमें आ चुका है। फजान रूल के अकॉर्डिंग हम कहते हैं कि साइज ऑफ कैटायन जितना आपके पास चार्ज ज्यादा होगा कैटायन के ऊपर तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। तो इस वजह से Al2O3 के अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर आ चुका है, लिहाजा ये थोड़ा सा वीक हो जाएगा तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज हो जाएगा। फिर उसके बाद आपके पास उसी तरह से रिदम के अंदर आपके पास आहिस्ता से क्या होगा, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता जाएगा। ये कोवेलेंट है, बाकी सारे आपके पास मॉलिक्यूलर ऑक्साइड है जिसके अंदर वीक वंडर वाल फोर्सेस पाई जाती है। तो बच्चों आपके पास जो ट्रेंड ऑफ ऑक्साइड है पीरियड 3 के अंदर, ये आप लोगों ने जो मैंने कहा है इसके जो मेन पॉइंट्स है आप लोगों ने लिखना है और ऑक्साइड्स को डिफाइन करना है एग्जांपल्स के साथ। नॉन मेटालिक ऑक्साइड के एग्जांपल लिखेंगे, मेटालिक ऑक्साइड के एग्जांपल लिखेंगे, 3 4 5 जितने भी आप लोग लिख सकते हैं, और इस लेक्चर का मेन पॉइंट आप लोग जरूर लिखेंगे। थैंक यू।